हेलो गाइज, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक लेके हम आए हैं बिहार में आपदा प्रबंधन। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में मुख्य रूप से दो आपदा है, एक है बाढ़ का और एक है सुखाड़ का। जनरली बाढ़ से जो प्रभावित वाले क्षेत्र है वो उत्तर बिहार है और सुखाड़ से जो प्रभावित है वो है दक्षिणी बिहार। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपदा है जैसे कि भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदा भी बिहार में आता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा जो है यहाँ पे क्या है, बाढ़ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार में अगर बात करें तो सूखा भी पड़ता है, भूकंप भी आता है और चक्रवात भी होता है और लू जैसी समस्या भी यहाँ पे उत्पन्न होती है। यहाँ के लोग इस सब आपदाओं से पीड़ित है। तो बाढ़ की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं वर्तमान में, उसमें से 28 ज़िला ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित है। इन 28 ज़िला में 15 ज़िला जो है अत्यधिक प्रभावित है और 13 ज़िला जो है थोड़ा कम प्रभावित है बाढ़ से। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। बाढ़ से जो पीड़ित है, जो 15 ज़िला है वो है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर एवं कटिहार। ये सब जितने क्षेत्र देख रहे हैं ये 15 ज़िला है बिहार का जो अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित है। तो कुल 28 ज़िला है जिसमें से 13 ज़िला है कम बाढ़ से प्रभावित है, जैसे पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है 13 डिस्ट्रिक्ट है जो बाढ़ से तो प्रभावित है लेकिन कम प्रभावित है। बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बिहार में? तो बिहार में वर्षा ऋतु में 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना ये कारण है बाढ़ आने का, और उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल का प्रभाव होना ये भी एक कारण है बिहार में बाढ़ आने का। अगर हम लोग बात करें तो बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना ये भी एक कारण है बाढ़ आने का। तटबंधों का टूटना, जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार होना। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो जो मानव है, जो आदमी है बिहार में वो बस गए हैं हर क्षेत्र में, जहाँ जल संग्रहण क्षेत्र है वहाँ पे भी बस गए हैं, तो ये भी एक कारण है। अगर सूखा की बात करें हम लोग तो मानसून की अनिश्चितता, मतलब कि एक सही समय पे मानसून का ना आना, जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होता है। मतलब जहाँ जल की नहीं ज़रूरत है वहाँ हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित है। ये जनरली जो है दक्षिणी बिहार का भाग है। तो सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिला है औरंगाबाद, गया, नवादा और रोहतास, कैमूर, मुंगेर। ये सब जितने डिस्ट्रिक्ट आप देखे हैं सब उत्तर बिहार की दक्षिणी बिहार की डिस्ट्रिक्ट है जो सूखा से हर साल प्रभावित होते हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे पटक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है, जिससे क्या हो सकता है कि हम लोग सूखे से जो है जो सूखा से प्रभावित होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ताकि सही समय पे जो मानसून आता नहीं है जिसके चलते बारिश होता नहीं ढंग से, तो उसके चलते सूखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं टपक सिंचाई का उपयोग करके हम लोग फसल उगा सकते हैं, फव्वारा सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इससे सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। अगला आपदा है भूकंप। भूकंप भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का। ठीक है। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ की भूकंप की संभावना को जन्म देती है। मतलब अगर बात करें तो ये भूकंप प्रोन एरिया में आता है हमारा बिहार। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन में इसको विभक्त किया गया है। जैसे अगर बात करें तो जोन 5, जोन 4, जोन 3 में विभक्त किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में कौन कौन से आते हैं। तो जैसे जोन 5 की अगर बात करें तो यहाँ अत्यधिक प्रबलता से जो भूकंप आता है, इस जोन में आता है किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं मधुबनी। ये वाले क्षेत्र है अत्यधिक प्रबलता से भूकंप यहाँ पे आता है, तो इसको रखा गया है जोन 5 में। ठीक है। ये सब जितने आप देखें जो कहाँ के हैं, नेपाल वाले बॉर्डर वाले सीमा पर ये है।
जोन 4 में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा प्रबलता नहीं, मध्यम प्रबलता से यहाँ पे भूकंप आता है। इसमें रखा गया है पूर्वी चंपारण को, पश्चिमी चंपारण को, सारण को, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर को, ये सब जिला को रखा गया है जोन 3 में, सॉरी जोन 4 में। जोन 3 में रखा गया है, इसमें निम्न प्रबलता से भूकंप आता है। तो इसमें रखा गया है गया को, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर एवं मुंगेर को रखा गया है। बिहार का चक्रवात का, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्रीय तट राज्य नहीं है, मतलब यहाँ से समुद्र तट की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी जब भी बंगाल की खाड़ी समीप है बिहार के, तो इसमें जब भी चक्रवात जैसी आपदा होती है तो किसी न किसी ढंग से हमारा जो बिहार है वो प्रभावित होता ही होता है। तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिला जो प्रभावित होते हैं उसमें से है किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात के मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जानमाल की भी क्षति होती है बिहार में। जापान की टेक्निक है कि सेदाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख बातों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है, जो भारत में 1 जून 2016 से ये लागू किया गया है। ये फ्रेमवर्क जो भारत में अगर बात करें तो बिहार ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। बात करने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात आती है तो हम लोग कृषि की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को सबको पता है बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से मतलब जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। जलोढ़ मिट्टी जो है सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में लगभग 70% जो यहाँ पे है श्रमिक जो है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 19.2% का योगदान रहा है। बिहार में कुल भूमि भाग में कृषि क्षेत्र यहाँ पे देख लेते एक बॉक्स दिया है। ये बॉक्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है बिहार में, तो 54.2% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। कुल अकृषि भूमि जो है यहाँ पर 45.8% है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि संघनता कितना है, तो सकल फसल क्षेत्र जो यहाँ पे है 72.97 लाख हेक्टेयर का है। शुद्ध बुआई क्षेत्र बिहार में है 50.77 लाख हेक्टेयर और सकल संचित क्षेत्र है यहाँ पे 54.35 लाख हेक्टेयर और फसल संघनता है यहाँ पे 144%। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार में किस तरह का फसल का उत्पादन होता है। तो बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार जो है, पहला है रबी फसल है। ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आता है गेहूँ, सरसों, मटर, आलू, जौ, इस प्रकार का उदाहरण है रबी फसल का। दूसरा महत्वपूर्ण है खरीफ फसल का, जो कि जून जुलाई माह में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में माह में इसको काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आता धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मकई, अरहर, ये प्रमुख फसल है खरीफ का। उसके बाद आता है इन दोनों फसलों के बीच में एक फसल उपजाया जाता है जिसको जायद फसल कहा जाता है। ये रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। तो इसमें अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में इसको काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आता है मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जी आदि इसके प्रमुख उदाहरण है जायद फसल का। बिहार में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में सर्वाधिक उपजाऊ जाने वाली फसल है धान, ठीक है, चावल जिसको कहा जाता है, और दूसरी प्रमुख फसल है गेहूं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपजाया जाता है। प्रमुख फसल उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिला कौन से है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे फसल, उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन वाले जिला और सर्वाधिक उत्पादन वाले जिला और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है।
तो चावल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है रोहतास में। अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपजाया जा सकता है पश्चिम चंपारण में। उसके बाद गेहूं की बात आ जाए तो चावल और गेहूं दोनों रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये है बेगूसराय में, ठीक है, उत्पादकता के दृष्टि से देखें तो। मकई की बात करें तो सबसे ज़्यादा कटिहार में उपजाया जाता है। अगर हम लोग उत्पादकता वाले ज़िला देखें तो ये अररिया में होगा, ठीक है। उसके बाद दलहन की खेती सबसे ज़्यादा पटना में किया जाता है। और उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो ये जहानाबाद में उत्पादक वाले ज़िला है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल क्रमश कौन सा है, तो केला है जो कि 19.8 लाख टन, और आम की बात करें तो 15.5 लाख टन, और अमरूद की बात करें तो 4.3 लाख टन यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में। बिहार में कुल उत्पादन का 48% यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मतलब कि उत्पादन किया जाता है मुजफ्फरपुर में लीची का। देखिए ये जो भी पॉइंट है वन लाइनर है, एकदम आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन जो होता है बनता है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो किया जाता है वो पश्चिम चंपारण में किया जाता है। बिहार के कुल उत्पादन का 53% उत्पादन होता है गन्ना का पश्चिम चंपारण में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन प्रोडक्शन होता है। तो ये सीमावर्ती वाले ज़िला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गन्ना का। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है किशनगंज में। ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है पूर्णिया में, ये भी कई बार पूछा गया है। और हम इंडिया लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन किया जाता है वेस्ट बंगाल में। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो रहा है वो रहा है 17.952 लाख टन का अनुमान है, जो कि 2020-21 में उत्पादन किया गया था। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 से लेकर 2020-21 की बात करें तो 2.1% दर से वृद्धि हुई है, ठीक है, इन पाँच सालों में, 4 या 5 साल कह सकते हैं। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो लगभग 6.6% उत्पादन करता है। इंडिया लेवल की अगर बात करें तो भारत में कुल अगर बात करें तो उसका 6.6% बिहार में उत्पादन होता है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है तो देख लेते हैं हम लोग कब किसके लिए मिला है। तो देखिए यहाँ पे 2011-12 के लिए जो मिला था कृषि कर्मण पुरस्कार वो चावल प्रोडक्शन के लिए मिला था, ठीक है, चावल प्रोडक्शन के लिए, फिर प्रोडक्शन के लिए। और 2012-13 में मिला था गेहूं प्रोडक्शन के लिए, और 15-16 में मिला है मक्का प्रोडक्शन के लिए, 2016-17 में मिला था मक्का प्रोडक्शन के लिए, और 2017 में जो मिला है 17-18 में ये गेहूं प्रोडक्शन के लिए इसको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जो अभी तक 5 बार बिहार को मिला है। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण किया गया है। जो प्रथम कृषि रोड मैप का जो रीजन था वो 2008 से लेकर 2012 तक था। द्वितीय कृषि रोड मैप का रीजन था 2012 से 2017 तक, और तृतीय कृषि रोड मैप का जो रीजन था वो 2017 से 2022 तक। और ये तृतीय की अगर हम लोग बात करते तो ये 2017 से 22 तक था, तो ये कोविड के चलते इसको बढ़ा दिया गया है। तो तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल जो बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों के साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो के रूप में जो है ये मुख्यमंत्री खुद है अध्यक्ष उनके। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन जो है चौथा कृषि रोड मैप का है। सिंचाई की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन जो है यहाँ पे नहर से सिंचाई की जाती है, नलकूप से, पाइन से, तालाब से एवं कुआं से। तो ये सारे साधन हैं जिससे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है बिहार में। बिहार में कुल संचित क्षेत्र लगभग 64% हिस्सा नलकूपों से किया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार में ये पूछा भी जाता है सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है, तो नलकूपों द्वारा किया जाता है।
आगे हम लोग बात करेंगे पशुपालन की। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, तो ये थी 365.4 लाख थी। 2016-17 से लेकर 2020-21 के मध्य पशुधन में बिहार में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब इन 4 सालों में 10% की वृद्धि हुई है पशुधन में। वर्ष 2020 से 21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति क्या रही है, तो दूध उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो 115.01 लाख टन रहा है। अंडा उत्पादन की बात करें तो 301.32 करोड़ रहा है, लाख टन रहा है। उसके बाद मछली उत्पादन की बात करें तो 6.83 लाख टन रहा है। मांस प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये 3.85 लाख टन रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत एवं अग्रणी जिले कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गाय एवं बैल की बात करें तो 154 लाख जनसंख्या है गाय एवं बैल की, जो कि 42.1% है। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भैंस की बात करें तो 77.20 लाख है, जो कि 21.2%। मधुबनी इसमें अग्रणी है भैंस में। बकरी की बात करें तो 128.2 लाख है, जो कि 35.1% है, और ये सबसे ज़्यादा है अररिया में। मुर्गी और बत्तख की बात करें तो 165.3 लाख है, और सबसे ज़्यादा है कहाँ पे है, तो ये कटिहार में। हम लोग बात करेंगे खनिज की। तो पृथ्वी के भूपट्टी या भूगर्भ से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिक को खनिज कहा जाता है। ये एक डिफिनेशन हो गया खनिज का। इसे भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक को विभाजित किया जाता है। आपको पता होगा कि 2000 ईस्वी में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। तो इसके विभाजन होने के बाद अगर हम लोग बात करें विभाजन से पूर्व, तो बिहार में देश का लगभग 25% खनिज जो यहाँ पे पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि अब कहाँ पे है, झारखंड में है। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा जो है ओनली 203% शेष रह गई है। वर्तमान में बिहार में दक्षिण सीमा पर धरवार श्रेणी एवं विंध्या कर्म की चट्टान पर खनिज पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे, ये कैमूर वगैरह में है। कैमूर धरवार श्रेणी और ये जो रोहतास कैमूर गया वाले क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। तो बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है चूना पत्थर, पाराइट, अबरक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टर्ज एवं बॉक्साइट। ये प्रमुख जो है अभी बिहार में मिलते हैं। तो आगे हम लोग एक बॉक्स में देखेंगे कि कहाँ पर क्या मिलता है, वो देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में। यह है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा बिहार में मिलता है रोहतास में। रोहतास की जो पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी है, बेसिकली रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर जो पहाड़ी है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये विशेषता क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल यहाँ से मिलता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोग में लाया जाता है चूना पत्थर को। दूसरा है पैराइट। पैराइट में कहाँ मिलता है, तो ये रोहतास के अमझोर एवं बंजारी में मिलता है। भारत में कुल भंडार का लगभग 95% ये बिहार में है पैराइट। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है, पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है। अगला खनिज है अबरक। अबरक जो मिलता है वो नवादा, गया, जमुई एवं मुंगेर में ये पाया जाता है अबरक। विश्व में सबसे अधिक उच्च कोटि का अबरक बिहार में पाया जाता है। मतलब अगर विश्व में बात कर रहे हैं, इंडिया में नहीं, विश्व में सबसे उच्च कोटि का अबरक बिहार में पाया जाता है। अबरक विद्युत का कुचालक होता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो बनाने में काम आता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में अबरक का उपयोग किया जाता है। अगला खनिज है चीनी मिट्टी। ये भागलपुर, बांका एवं मुंगेर में मिलता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला खनिज है क्वार्टार्ज। ये मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियाँ में, जमुई में, गया में इसका भंडार पाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है भवन निर्माण के सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खनिज है बॉक्साइट। ये मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है।
बॉक्साइट अल्मुनियम का एक अयस्क है, ठीक है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप से होता है। अगला महत्वपूर्ण खनिज है यहाँ पे, तो पहला है सोना। सोना कहाँ पे मिलता है बिहार में? तो जमुई में कहाँ? करमिटिया में, मुंगेर में, पश्चिम चंपारण में सोना का भंडार पाया गया है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगा है अभी हाल ही में। उसका सोरा की बात करें तो सोरा मिलता है सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं पूर्वी चंपारण का में ये मिलता है सोरा। सोरा सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, सोडियम एवं पोटासियम नाइट्रेट के फॉर्म में ये पाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ में, जैसे बारूद बनाने में तथा पटाखे बनाने में, इस्पात उद्योग में भी किया जाता है। उसके बाद क्वार्टर्ज है, ये जमुई, नवादा एवं गया में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। अगला महत्वपूर्ण खनिज है यूरेनियम। ये गया एवं नवादा में पाया जाता है बिहार में। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुत बहुमूल्य ये खनिज है। स्लेट मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज है, गया मुंगेर में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज़, छत ढकने आदि में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग लगने के कारण इससे बने कपड़े क्या है, फायर प्रूफ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट खनिज है गलेना। ये बांका डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट आदि में किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण खनिज है प्राकृतिक गैस। उससे पहले है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी बिहार में पाया जाता है, पश्चिम चंपारण में। ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस मिलता है पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका भी उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग देख रहे हैं सेशन को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।